आप ऐसी कौन सी 2-3 जगह बताना चाहोगे उस इंसान को कि यार यहाँ पे आज आपको इन्वेस्टमेंट देखनी चाहिए? ऐसा एक सिस्टम आया जहाँ पे एक ही ट्रैक पे मेट्रो भी दौड़ेगी और एक ही ट्रैक पे आरटीएस की ट्रेन भी दौड़ेगी। यार मैं तो मेजॉरिटी रियल एस्टेट कंसल्टेंट हो गए, बिल्डर हो गए, आपकी वीडियोस यूज़ करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाली। आपको कैसा लगता है? बड़ा माइनस पॉइंट नोएडा का यही रहा है कि भाई एयरपोर्ट नहीं था। तो गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पे अभी उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उससे पहले तो उन्होंने रोड बना दिया था वहाँ पर। जय भूमि जय भारत। किसी भी देश के लिए ग्रोथ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अगर इंफ्रा अच्छा नहीं है तो ग्रोथ बहुत स्लो होगी, बिकॉज सामान और इंसानों की आवाजाही में प्रॉब्लम होगी ही होगी। एंड आपने देखा होगा इंडिया में पिछले 10 साल में इंफ्रा में कितना चेंज हुआ है, और इस चेंज को एक इंसान ऐसा है जो पिछले 5 साल से ऑन यूट्यूब डॉक्यूमेंट करते हुए आ रहे हैं और यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डालते हुए आ रहे हैं। तो मैं आज उन्हीं इंसान से बात करने वाला हूँ आज के पॉडकास्ट में, जिनको आप लोग जानते होंगे RS लाइव के नाम से। तो अब मैं इनके साथ पॉडकास्ट क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज पिछले 5 साल में जितने भी चेंजेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा, इन्होंने ग्राउंड पे जाके देखा है, और ये भी देखा है कि उस इंफ्रा की वजह से रियल स्टेट में कितना उछाल आया इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, और आने वाले टाइम में ऐसे कौन से शहर हैं जहाँ पे प्राइस और ऊपर जाने वाला है। तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आज RS लाइव यानी कि राजन सिंह के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो भाई, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रियल एस्टेट विजिट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। मैं आपको बहुत टाइम से बुलाना चाह रहा था, क्योंकि जितने भी लोग मुझे पता है कि आज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको जानते होंगे, कहीं ना कहीं आपकी वीडियो जरूर देखी होगी, बट फिर भी मैं चाहता हूँ एक बार आप थोड़ा सा बताओ लोगों को कि आप क्या करते हो, अभी क्या कर रहे हो आप? अभी मैं इंफ्रा इन्फ्लुएंसर कह सकते हो या इंफ्रा ब्लॉगर कह सकते हो, जो कि फुल टाइम हूँ। RS लाइव चैनल है मेरा, जिस पे मैं सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कवर करता हूँ, और पैन इंडिया जो भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उनका मैं ग्राउंड अपडेट्स देता हूँ। और कितने टाइम से कर रहे हो अभी? मैंने ये स्टार्ट किया था 2019 में। ओके। इनिशियली ऑफकोर्स इट वाज अ पार्ट टाइम कि चलो ऐसे करते हैं, लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो उसको उनके रिक्वेस्ट को करते हुए फॉलो करते 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 वो जर्नी स्टार्ट होती है जब पार्ट टाइम और ये फुल टाइम है। एंड ऑफकोर्स जो भी मैं हूँ बिकॉज ऑफ लोगों की वजह से, क्योंकि मुझे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के उतने प्रोजेक्ट्स पता भी नहीं थे जितना लोगों ने मुझे बताया कि यार ये भी बन रहा है, इसको भी दिखाओ, इसको भी दिखाओ। सो आई थिंक ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है मेरी अब कि हाँ मैं लोगों के जो रिक्वेस्ट है उनको मतलब आए तो उनको सुनूं, उस रिक्वेस्ट को फॉलो करते हुए भाई जो भी प्रोजेक्ट उनको देखना है या वो देखना चाहते हैं उनको मैं दिखाऊं। तो अभी तो मेरा यही काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके। ये स्टार्ट कैसे हुआ? RS लाइव का आइडिया कैसा है? बिकॉज इससे पहले आप जो करते थे, जैसे आपने बताया कि आप इससे पहले कुछ और कर रहे थे, तो एग्जैक्टली क्या कर रहे थे आप, और ये आइडिया आया कैसे आपको कि ये करना चाहिए? सी इंफ्रास्ट्रक्चर का आइडिया इसलिए है कि देखो मुझे ना अपने देश को बढ़ते हुए देखना अच्छा लगता है, सच बताऊँ तो। और किसी भी देश को बढ़ने में ना योगदान जो देता है ना, वो 2 इंडस्ट्री सबसे बड़ी होती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक ट्रैवल। ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से आपके इन्वेस्टर्स आते हैं और ट्रैवल से आपके जो अलग जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जैसे दुबई को देखोगे तो दुबई का पूरा इकोसिस्टम चलता है ट्रैवल की वजह से, अदरवाइज वहाँ कुछ खास है नहीं। तो ये चीज़ों को दुबई ने फॉलो किया, इसलिए दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर आया और अब टूरिस्ट आ गए। तो मेरे को था कि भाई टूरिस्ट तो बहुत लोग कर रहे हैं, है ना, कंटेंट आपको मिल जाएगा कि कहाँ इस देश में घूमना चाहिए, कहाँ नहीं घूमना चाहिए। वैसे Instagram खुद ही ट्रैवलर हूँ, तो मैंने खुद ही इतना ट्रैवल कर चुका हूँ कि मुझे भी पता है। लेकिन मैंने कहा यार कुछ डिफरेंट करते हैं। तो गुड़गांव का एक प्रोजेक्ट था सोना रोड, जिसको मैंने पहले कवर किया। तो उसको मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि चलो कवर करना ही तो थोड़ा सा डिटेल में, और फिर मैंने उस पर वीडियो डाला एंड दैट वेंट वायरल। तो लोगों ने रिक्वेस्ट डाली कि भाई ये भी बन रहा है, यू नो, इसको भी आप कवर करो, इसको भी। तो फिर वो रिक्वेस्ट आटेगा। तो मैंने कहा चलो लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है देखना, क्योंकि पहले तो मुझे खुद ही कन्फर्म नहीं था कि लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का इससे पहले कोई ऐसा चैनल था नहीं जिसको लोग देख सके, या मुझे भी खुद नहीं पता था कि मैं किसी डेटा को देख कर रेफर कर सकूं कि लोग देखेंगे, है ना। आप कुछ भी नया बिजनेस या कुछ भी करते हो तो आपके पास पता होता है, डेटा पे ही आप भरोसा करते हो कि यार डेटा है और इसमें ही है, क्योंकि कोई बिजनेस देखोगे हर कोई उसी में जाता है जिसमें डेटा कहते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो रिस्क लेने को तैयार होते हैं कि नहीं भाई, जैसे एलन मस्क जैसे लोग की नई रॉकेट भी हम री इंजीनियर कर सकते हैं, कुछ नया रास्ता निकाल सकते हैं। तो वही होता है। तो मेरे को लगा कि नहीं यार इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं। दो स्टार्टिंग में इट वॉज वेरी टफ, बिकॉज वो इसलिए टफ होता है कि इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है कि एक तो आपको अपनी पहुंच बनानी पड़ती है, लोगों को ये बताना पड़ता है कि देश में ऐसा भी कोई यूट्यूब चैनल है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कवर कर रहा है या देश में ऐसा कुछ चल रहा है।
तो मुझे लगा स्टार्टिंग में कि यार देख, मेरे जैसे अगर 100 लोग भी हुए ना जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पसंद हो, तो वो सब्सक्राइब करेंगे, वो देखेंगे, मेरा तो काम हो गया। क्योंकि मैंने तो इसे पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था। आई नेवर थॉट कि ये फुल टाइम बन जाएगा। ओके 2-3 साल तो मैंने इसको पार्ट टाइम ही किया है, कि पैरेलली जॉब भी किया और मैंने यूट्यूब भी अपना साथ में किया। इनिशियली क्योंकि मेरा शुरू से फंडा रहा है कि जो मैं इससे कमाऊंगा इसे में इन्वेस्ट करूँगा, मैं अपने सेविंग या किसी और जरिए से जो मैं पैसा कमा रहा हूँ वो यूट्यूब में मैं नहीं लगा। तो इनिशियली मैंने कोई ऐसा नहीं कि बहुत सारे गियर्स ले लिया, बहुत कुछ कर लिया। फ़ोन से स्टार्ट किया था मैंने जर्नी, तो फ़ोन से ही वीडियो शूट करता था, फ़ोन पे एडिट कर देता था। ठीक है, काइन मास्टर सबको पता है, तो काइन मास्टर से मैंने एडिटिंग किया और ऑलमोस्ट 200-250 वीडियोज़ मैंने उससे एडिट किए फ़ोन से। मैंने इनफैक्ट अभी भी मैं फ़ोन से ही ज़्यादातर करता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी ईजी टू हैंडल, कि आप इंस्टेंट ही देख लेते हो और सब कुछ कर लेते हो। तो एक वो प्रैक्टिस बन गई। फिर उसके बाद तो जितने भी अभी तक अगर देखोगे, ये 4-5 साल की जर्नी है, जो भी यूट्यूब से मेरा इनकम होगा तो वो इन्वेस्टमेंट ही किया है मैंने। और ये मेरा डे 1 से था कि जो यहाँ से आएगा वही पैसा मैं लगाऊंगा, क्योंकि आपको खुद भी नहीं पता था कि आप इसमें सक्सेसफुल होगे भी या नहीं होगे, या लोग आपको देखेंगे क्योंकि नहीं देखेंगे। तो खामों इतना सारा पैसा आप इन्वेस्ट कर दो जो आपकी सेविंग है या आपकी फैमिली की सेविंग है, फिर पछताओ। इससे अच्छा मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने आप को पहले ट्रेन करता हूँ, क्योंकि वो ट्रेन प्रोसेस ही था मेरा पूरा, क्योंकि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ ज़्यादा था नहीं, ना मैं सिविल इंजीनियर हूँ कि मुझे इतने सारी चीज़ें पता हो। तो धीरे धीरे जब ये प्रोसेस करते हो आप, जब आप 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चला लेते हो 3-4 साल में, तो आपको ये एक्सपीरियंस आ जाता है। तो ऑलमोस्ट आज अच्छे दिन हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन मैंने 3 साल पहले अपनी गाड़ी खरीदी थी। और आज मैंने 3 साल में उस गाड़ी को ऑलमोस्ट 1,20,000 किलोमीटर चलाया है। और सिर्फ यूट्यूब के इसी चैनल? हाँ, मतलब इसी के लिए। और उससे जो पहली कार थी उसको मैंने 1 लाख किलोमीटर चलाया था। तो मतलब मैं आपको कह दूं कि 3-4 सालों में मैंने 2,20,000 के आसपास मैंने गाड़ी तो चलाई है। मतलब 2 लाख तो पकड़ ही लो, 20,000 माइनस थोड़ा इधर उधर फ्यूल स्टेशन ये वो रफ काम के लिए, मिसलेनियस के लिए। लेकिन 2 लाख मान लो कि 4 साल में मैंने चलाए हैं। और इस 2 लाख में इन 3-4 सालों में मैंने 900+ वीडियोज़ बनाए हैं। तो उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान हो ही जाता है कि इस देश में क्या चल रहा है। और प्लस अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पसंद है तो आप ढूंढ ही लो, मतलब क्योंकि मुझे वो देखना खुद ही पसंद है। इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको पहले दिखाऊं, तो मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ कि क्या चल रहा है, किसको कवर कर सकता हूँ। इवन जब ये पॉडकास्ट नहीं भी कर रहे थे, उससे पहले भी आई वाज वाचिंग योर वीडियोस। ओके, तो वो इसी से रिलेटेड एक सवाल है बिफोर आई गो टू माई टॉपिक। आज स्पेशली अगर मैं बात करूं, एनसीआर में तो मेजॉरिटी रियल एस्टेट कंसल्टेंट हो गए, बिल्डर हो गए, आपकी वीडियोस यूज़ करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाली। आपको कैसा लगता है? मुझे अच्छा लगता है जब तक वो मेरा लोगो इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बुरा तब लगता है जब वो मेरे लोगों को काट देते हैं क्योंकि मैं बताता हूँ यार, लोगो बड़ी मेहनत से बनाई है। सही बात। मतलब ये देखो, मैं एक ऐसा क्रिएटर हूँ ना कि भाई मैं किसी बंद कमरे या घर पे बैठ के 4 दीवारी के अंदर क्रिएटर नहीं बना। मैं क्रिएटर बनने के लिए ग्राउंड पे जाता हूँ। ठीक है, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। जैसे आप अगर मान लीजिए 15 सेकंड का एक ड्रोन शॉट देख रहे हो, ठीक है, मैं ये उन लोगों को बोलता हूँ जो लोग यूज़ करते हैं, आप करो भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे किसी चीज़ से आपका फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल करो, लेकिन प्लीज़ उसमें लोगो मत काटो। उस लोगों को RS लाइव ना इज नॉट अ नेम फॉर मी, इट्स अ ब्रांड। क्योंकि एक तो RS स्टैंड फॉर माई नेम, RS लाइव इसलिए क्योंकि मेरे को ग्राउंड अपडेट देना था। मेरे को ये नहीं था मैं अपना ओपिनियन दूँ, पहले तो मैं ओपिनियन नहीं देता। मेरे को कोई अपने ओपिनियन से मतलब नहीं है। मैं जानता हूँ कि भाई मैं आपको दिखाऊंगा, आप अपना ओपिनियन खुद ही बनाओ। ठीक है, मैं कोई ऐसा नहीं कि डेटा पे बात करूँगा या मैं लेक्चर देने बैठा हूँ, मैं आपको ग्राउंड अपडेट दिखाता हूँ। तो आप जब वो कमिंग टू द ड्रोन वाला पॉइंट कि आप कोई 15 सेकंड या 1 मिनट का वीडियो आप ड्रोन उठाते हो, भाई उसके लिए घंटों वेट करना पड़ता है उस एक ड्रोन शॉट को लेने के लिए। मान लो एक नाइट शॉट है द्वारका एक्सप्रेस का, मान लो मैंने लिया, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने सारे मच्छरों ने मुझे काटा हो उस टाइम पे, लेकिन मैं अपना जो फोकस है उसको डाइवर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरा 2 लाख रुपए हवा में है, आपका ड्रोन हवा में है। और उससे भी बड़ी पॉइंट है कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी अर्बन एरिया में फ्लाई कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, वो वही करता हूँ, तो मेरी मेहनत हुई, चलो मेरी मेहनत को फिर भी थोड़ा सा साइड करता हूँ। लेकिन उस 15 या 1 मिनट के वीडियो को काटने के लिए हमें कम से कम 10 या 15 मिनट का शॉट लेना पड़ता है, तब जाके वो एक बेस्ट क्वालिटी मिलती है। तो आप यूज़ करो, आपके मेरे एक ड्रोन शॉट से फ़ायदा हो रहा है, करो। जितने भी ये देख रहे कंसल्टेंट या प्रॉपर्टी डीलर, भाई बिल्कुल करो अपने रील में, लेकिन यार वो लोगों मत कर दो। मैंने जितने भी लोगों को रीच किया है, मैंने पहली बात तो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देता, ठीक है, मैं रीच करता हूँ भाई पहले। ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि सर आपने ये यूज़ किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुझे पता है वो किसी न किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को हायर करके रखते हैं, वो उनके लिए एडिटिंग करता है। तो बहुत सारे रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी ऐसे कंसल्टेंट है जिनको खुद ही नहीं पता होता कि RS लाइव वीडियो को यूज़ किया है। हाँ सही बात। जब तो मैं उनको रीच करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि साहब ऐसा है कि आपने मेरा या आपकी टीम ने मेरा फुटेज यूज़ किया है, एंड वर्स्ट पार्टी इसकी उसने लोगो काट दिया।
ठीक है, आज भी मेरे पास एक रील भेजा किसी ने, देखो अगर मैं बोलूँ ना, अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो मेरा शॉर्ट यूज़ कर लेगा और मेरे तक बात नहीं पहुँचेगी, तो मैं बता दूँ कि मेरे पास ना 2.5 लाख लोग हैं जो देखते हैं, मतलब वो मेरी आंखें हैं जो सब्सक्राइबर है मेरे। और वो लिटरली वो सर्च कर करके मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं, फेसबुक पे मैसेंजर पे भेजते हैं कि भाई देखो आपका शॉर्ट इसने यूज़ किया है। तो अगर हो सकता है कि मेरी नज़र से छूट भी जाए ना, मेरे सब्सक्राइबर और फॉलोअर से तो नहीं छूटने, 5 लाख आगे तो वो मेरे को वो 5 लाख आके देख रही हैं और वो मेरे तक पहुंच जाती है। तो फिर मैं उनको रीच करता हूँ कि भाई लोगों मत काट, अगर तो तू यूज़ कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो ना जब तक तू गलत तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा किसी गलत चीज़ के लिए, यानी कि पता चले अब तू उस रील को उठा के इंडिया को डिफेम करने लग जाए, वो मेरे को भाई बुरा लगेगा। तुम प्रॉपर्टी बेच रहे हो, किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, वो करो। अभी आज किसी ने रील बनाया था जिसमें खान सर कुछ बोल रहे हैं और उसके ऊपर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उस बंदे ने उस रील में शॉट लगा रखा है। बट अच्छी बात ये है उसने मेरा लोगो नहीं काट रखा, मुझे खुद भी बुरा नहीं लगा भाई, खुद भी अच्छा लग रहा था, मैं खुद ही उसके 60 सेकंड रील को मैं बैठ के देखा। तो इन शॉर्ट ये है भाई कि अगर जो बंदा लोगो यूज़, जो ड्रोन यूज़ कर रहा है, ड्रोन शॉट यूज़ कर रहा है, बेहतर करो, लोगों मत काटो है, बड़े मेहनत से बनाया है ये वैल्यू। तो इसलिए शायद मुझे पता है, मैं ये नहीं बोलता कि भाई मोनेटाइज करो, पैसे दो, ये करो, वो उसके लिए मैं कभी किसी को रीच भी नहीं किया है आज तक। मैं सिंपल बोलता हूँ कि भाई या तो रिमूव कर दो आप, या अगली बार जब भी यूज़ करो या किसी थर्ड पार्टी से आप बनवा रहे हो तो उसको बोलो भाई इनका अगर ड्रोन शॉट यूज़ कर लो तो आप लोगों मत हटाओ, बेशक आप कर लो, ठीक है। और बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया है इन द पॉजिटिव वे, बिकॉज मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई मुझे आप पैसे दो या ये वो, मुझे पता है, ठीक है। बहुत लोगों को तो ये पता भी नहीं होता कि उनके में यूज़ किया गया है, बिकॉज मोस्टली लोग किसी न किसी बंदे से ही बनाते हैं, एडिटर यूज़ कर लिया, एडिटर ही करता है। तो वो एजेंसी को तो है कि ठीक है मुझे शॉर्ट बना के जल्दी से देना है, तो बना के दे देते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर एडिटर भी होते हैं, बोलते हैं भैया मैंने यूज़ किया, मैंने कहा हाँ ठीक है यूज़ कर लिया, लोग मत काटियो, बोलते हाँ नहीं काट रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो भाई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की चलो हम बात करते हैं, बिकॉज आप यही कवर करते हो। आज अगर हम एनसीआर की बात करें, एनसीआर पिछले 10 साल में बहुत ग्रो किया है, ठीक है, करेक्ट। तो एनसीआर में आपको क्या लगता है, एक तो गुड़गांव तो ऑब्वियसली है ही, नोएडा एक ग्रो हो रहा है, इसके अलावा क्या लगता है कि एक नई सिटी कौन सी इमर्ज करके आ रही है, कौन सा एक नया कॉन्सेप्ट बन रहा है जिसके आसपास नई इन्वेस्टमेंट्स आएंगी अकॉर्डिंग टू प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर? मेरठ ना ऐसा है कि उतनी ज़्यादा आप अगर देखोगे तो वो लाइमलाइट में नहीं है, अभी नहीं, ठीक है, लाइमलाइट में है ही नहीं वो। लाइमलाइट में तो गुड़गांव है या तो नोएडा है बिकॉज ऑफ जेवर एयरपोर्ट, ठीक है, जो कि ठीक बात भी है। बट द पॉइंट इज कि जिस रफ्तार से या जो पैसा सरकार खर्च कर रही है मेरठ के ऊपर ना, वो मेरठ को सच में लाइमलाइट में लेके आएगा। अब अगर एग्जांपल के लिए बोलूँ तो 6 महीने पहले के लैंड प्राइस में और आज के लैंड प्राइस में बहुत फ़र्क है। किसी मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि क्यों बना रहे हो, इतना ज़मीन के रेट इतने महंगे होंगे कि खरीदना हमारे लिए पॉसिबल अब नहीं है। और ये मैं तब से बोल रहा हूँ जब मैं RRTS दिखाता था, है ना, जो दिल्ली मेरठ RRTS जो बन रही है, कि ये जगह बदल जाएगी, क्योंकि देखो सरकार ने बहुत ही प्लान्ड वे में उस शहर को बनाया है। एक तो पहली बात है कि उस मेरठ को उतना ज़्यादा लाइमलाइट मिला नहीं जितना मिलना चाहिए था, ठीक है ना। जितने भी हर बंदा क्रिकेटर है और हर बंदा क्रिकेट का फ़ैन है, लेकिन हर बंदे को ये नहीं पता कि भाई मेरठ से ही बैट आता है और बेस्ट क्वालिटी की आपको मिलती है, ठीक है, बड़े बड़े प्लेयर्स के वहीं से आते हैं और अच्छी इंडस्ट्री है ये बड़ी। तो मेरठ को उतना ज़्यादा लाइमलाइट मिला नहीं, लेकिन अब ये जैसे आप मेरठ एक्सप्रेस पे देखते हो, ठीक है, तो मेरठ एक्सप्रेस पे बना तो हरिद्वार जाना आपका कितना आसान हो गया, राइट। अब मेरठ एक्सप्रेस पे इन्होंने बनाया इसलिए ताकि ये RRTS बना सके। अगर ये मेरठ एक्सप्रेस पे नहीं बनाते तो ये जो पुराना दिल्ली और मेरठ रोड है, ये हरिद्वार रोड है, उससे तो ट्रैफिक हटता नहीं, तो ये बना भी नहीं पाते, ठीक है। तो आपको तो पहले ऑप्शन दिया, रूट दिया एक प्रॉपर, वो भी छोटा मोटा रूट नहीं, पूरा एक्सप्रेस वे बना के दिया कि भाई आप ट्रैवल कर लो, कम टाइम में कर लो। उसके बाद आप आ जाओ RRTS भी बना, देश का पहला बना, और कहाँ बना भाई, आपके उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ और मेरठ को कनेक्ट किया, ठीक है जी। उसके बाद अब ये होता था कि जी मेरठ एक्सप्रेस तो पूरा मेरठ तक नहीं जा रहा, परदापुर में ही खत्म हो जाता है, वहाँ से तो मेरठ सिटी दूर है, तो सरकार का पहले से प्लान था एक्सटेंडेड वर्जन उसका अपग्रेड करेंगे और टिल मेरठ तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो उसको ले जाके NH 334 पे कनेक्ट कर दिया। वहाँ से मेरठ सिटी कितनी है, 3-4 किलो, क्योंकि वो वहीं कनेक्टिव होता है, सामने सिटी है आपकी, तो 14 किलोमीटर कैसा वो तैयार कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप मेरठ सिटी आराम से कनेक्ट कर जाओगे, तो दिल्ली से मेरठ हो गया ना आसान। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है गंगा एक्सप्रेस वे, वो भी वहीं से स्टार्ट हो रहा भाई। प्लस फ्यूचर में प्लान ये है कि भाई ये जो गंगा एक्सप्रेस वे और मेरठ एक्सप्रेस वे, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। तो बात ये कि जिस तेज़ी से आज जिस हिसाब से मेरठ में पैसा लगा रही है ना सरकार, उनका मोटिव यही है कि मेरठ को बसाएंगे, और प्लस मेरठ में ISBT भी आ रहा है नया,
प्रतापपुर जो इंटरचेंज आप देखते हो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस के ठीक पहले तो आ ही रहा। तो मेरठ में RRTS भी पहली बार आई भाई, मेट्रो भी आ गई, ठीक है। और वो भी ऐसा एक सिस्टम आया जहाँ पे एक ही ट्रैक पे मेट्रो भी दौड़ेगी, एक ही ट्रैक पे RRTS की ट्रेन भी दौड़ेगी। हाँ, ठीक है, तो मेरठ वालों के लिए तो ये सच में गेम चेंजर है, और मेरठ बदल रहा है, तेज़ी से बदल रहा है। RITS का टाइम ड्यूरेशन क्या हुआ, कितने टाइम में RITS ट्रेन चलेगी? देखो अभी तक जो आपका जो चलता है अभी 10-15 मिनट में आपको ट्रेन मिल जाती है, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा पैसेंजर का लोड है नहीं उतने ज़्यादा। लेकिन इसको ऑफकोर्स रिड्यूस तो करेंगे, जैसे जैसे पैसेंजर बढ़ेगा तो 7 मिनट तक आ जाएगा ये, फिर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, क्योंकि ऑल डिपेंड्स ऑन द पैसेंजर यार, कितना आता है? कितना ज़्यादा आता है। लेकिन जिस हिसाब से उस रूट पे बनाया है, और जैसे ये मेरठ से कनेक्ट होने दो, उसके बाद कोई बंदा काहे को दिल्ली आगे रहेगा, सही बात। मेरठ से ही जॉब करेगा भाई, ठीक है। आसान हो और ये ज़रूरत भी है, अगर आप चाहते हो कि ये जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता जैसी सिटी, चेन्नई जैसी सिटी कोलैप्स नहीं करे ना, तो ये T3 सिटी को आपको डेवलप करना ही पड़ेगा, उनसे कनेक्टिविटी देनी ही पड़ेगी। अगर आप ये कनेक्टिविटी देते हो तो लोगों को माइग्रेट करके दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, सही। या नोएडा नहीं आना पड़ेगा। तो मेरठ का बंदा अगर उसको आप बोल रहे हो कि 1 घंटे में वो आके दिल्ली पहुंच जाएगा, तो काहे को आके दिल्ली रहेगा, हाँ, वो अपने गाँव से मेरठ से ही अपना ट्रेवल कर लेगा, पॉइंट है। ठीक है। मेरठ सिटी भी डेवलप हो जाएगी, पैसा वहाँ पहुँचेगा। अभी क्या है, वो बंदा बेशक मेरठ का हो लेकिन दिल्ली में रहता है, तो अपने अर्निंग का आप समझ लो 50-60% तो दिल्ली में खर्च कर रहा है। सही बात है, रेंट में चला जाता है। तो एक पूरा इकोसिस्टम बन गया ना, कि अगर अब वो मेरठ में ही रह रहा है तो मेरठ में ही सब्जी खरीदेगा, राशन खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, तो मेरठ का एक पूरा इकोसिस्टम तो बन ही रहा है। तो वो अपना जो पैसा इधर दिल्ली से कमा रहा है, एक तो मेरठ में सिटी के डेवलपमेंट में भी फायदा होगा, और प्लस सिटी पे भी लोड नहीं पड़ेगा दिल्ली पे। आप अपने दिल्ली को कोलैप्स होने से बचा सकते हो, NCR को, क्योंकि भाई रोड एक ही लिमिट तक आप एक्सटेंड कर सकते हो, सही बात। ये सरकार भी जानती है, ठीक है। आज तो आपको सफिशिएंट लग रहा हो, लेकिन जो भी देखते हो सरकार प्लानिंग करती है 20 साल 30 साल की, तो 20-30 साल के लिए तो आपको उसी हिसाब से रोड, रेलवे ये सब बनाने पड़ेंगे। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो पहले एक रेलवे स्टेशन होता था, आज आपके पास 3-4 है। इस लोड बढ़ा ना, आप शहर में आने से किसी को रोक नहीं सकते हो, ये हर भारतीय का हक है। और उसने देखा है कि मेरे गाँव से एक बंदा मान लो नोएडा कमाने गया या गुड़गांव, तो उसके पास अच्छी वेल्थ आई, वो अच्छा पैसा कमा के आया, तो वो भी आएगा ना उसको देख के, उसका घर मकान बना। हाँ। तो वो आप तो किसी को रोक नहीं सकते, और सिटी को उसके कैपेबल बनाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए देखोगे तो पिछले 10 साल में सरकार ने इस इंपॉर्टेंट को समझा है, जो करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भाई पैसा लगाया और दबा के लगाया। नहीं तो मेरठ एक्सप्रेस में नहीं बना था, तो उससे पहले आपको भी पता है कितना टाइम लगता था, ठीक है। मेरठ एक्सप्रेस में बनाया तो बहुत सारे लोग जो मोदी नगर के मान लो, वो मोदी नगर से दिल्ली क्यों रहने आएंगे, वो तो ट्रैवल कर लेगा ना भाई गाड़ी से, सही बात है। ठीक है। CNG तो सबके पास है, उतनी भी महंगी नहीं है CNG गाड़ी तो है NCR में तो लोगों के पास है, लेकिन पहले रोड नहीं था, तो वो कहता था नहीं यार रह लेता हूँ। मैंने बहुत ऐसे अपने दोस्तों को जानता हूँ, लोगों को जानता हूँ जो मोदी नगर से थे, वो क्या करते थे 5 दिन गुड़गांव में रहते थे भाई, 2 दिन घर चले जाते थे, सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी, ठीक है। फैमिली लेके रहते तो और महंगा पड़ता ना, तो वो क्या करता था, खुद ही बंदा 5 दिन रह लेता था, फ्राइडे शाम को निकल जाता था, क्योंकि उससे मिले। अब और वो भी बंदा क्या करता था, वैशाली में आके अपनी गाड़ी को लगाया पार्किंग, वहाँ से फिर मेट्रो से आता था, क्योंकि उसको पता है कि मैं मोदी नगर से वैशाली तो आराम से आ गया, उसके बाद ट्रैफिक में झेलना पड़ेगा दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर, तो वो ये करता था। लेकिन अभी अब एक्सप्रेस वे बना है, बंदा एक्सप्रेस लेन पर रखेगा, आराम से जितना टाइम दिखा रहा है मैप में उतने देर में तो पहुँच जाएगा। एक्सप्रेस वे ने यही बेसिकली किया है कि आपको आपके टाइम पे आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि यार आप नहीं पहुंच पाते या स्लो डाउन लग जाता है, लेकिन वो ना के बराबर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ने डेवलपमेंट में तो बहुत फ़ायदा पहुंचाया है NCR को खासकर। अगर आप सोच लो, अगर KMP नहीं बना होता तो क्या हालत होती दिल्ली NCR की। तो KMP पे अगर ट्रेवल करते हो तो बहुत लोग बोलते हैं भाई सिर्फ ट्रक है, भाई ट्रक तो इकोसिस्टम का हिस्सा है, वो हमारा आपका सामान ही तो लेके जा रहे हैं। जो आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो या करते, तो वही लॉजिस्टिक सिस्टम है ना जो पहुंचाता है। अगर वो लॉजिस्टिक सिस्टम दिल्ली के सिटी के अंदर घुस जाए, आप तो फिर दिल्ली की सड़क पे भी नहीं चल सकते हो। सही बात। अगर ये KMP नहीं बनता तो आपका नोएडा भी कोलैप्स, आपका गाजियाबाद भी कोलैप्स, आपका ग्रेटर नोएडा भी कोलैप्स। भाई जो लोग थोड़ा सा बाहर रहते हैं, NCR के नहीं है, तो उनको थोड़ा समझाओगे KMP है क्या। तो अब देखोगे अगर आप, तो मान लो कि अगर पेरिफेरल एक्सप्रेस में नहीं बनता, जो कि वेस्टर्न है और ईस्टर्न है, अगर ये नहीं बनता तो आपका तो सिटी कोलैप्स हो जाता, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि पेरिफेरल पे तो सिर्फ और सिर्फ ट्रकें चलती है। अब वो जो ट्रक है अगर सिटी के अंदर एंटर कर जाए, तो आप सोचो सिटी का रोड सिस्टम ही कोलैप्स खराब हो जाएगी। ठीक है। अब बेसिकली जो लोग नहीं है NCR के, वो अगर पूछेंगे कि भाई ये पेरिफेरल क्या है, तो पेरिफेरल एक रिंग रोड टाइप एक्सप्रेसवे है जो कि भारत सरकार ने NHAI ने बनाया है। ये क्या करता है कि आपको NCR के बाहर से ही कनेक्ट कर देता है।
ठीक और ये सारे जितने भी रोड्स हैं ना जो आते हैं, जैसे कि दिल्ली चंडीगढ़ रोड हो गया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो गया, या फिर आपको जो NH44 हो गया, 48 हो गया, इनसे कनेक्टेड है। तो किसी को मान लो हरियाणा से कोई पंजाब से मान लो आ रहा है या हरियाणा की तरफ से आ रहा है NH44 को यूज़ करते हुए, और उसको जाना है राजस्थान, तो उसको पहले दिल्ली में एंटर करना पड़ता था। अब वो क्या करता है, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की मदद से ना वो आउटर से ही चला जाता है, बार से गया मानेसर में, फिर आया मानेसर में कनेक्ट करके, और वो फिर आगे राजस्थान को चला गया। ठीक है। तो पंजाब की गाड़ी को अगर राजस्थान जाना है तो भाई उसको दिल्ली में एंटर नहीं करना पड़ेगा। तो ये है पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसको कि ईस्ट वाले पार्ट को ईस्टर्न बोलते हैं, जो कि यूपी का है, और वेस्ट वाला पार्ट जो कि हरियाणा का है, जिसको वेस्टर्न बोलते हैं, उसको KMP एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। बेसिकली ये गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, आपका मानेसर, पलवल, इन सबों को कनेक्ट करता है। ओके। तो एक पूरा रिंग रोड है जो कि एक्सप्रेसवे के फॉर्म में है, जिसपे स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का है, और उससे फिर इन्होंने सारे चीज़ों को तो कनेक्ट कर ही रखा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी कनेक्ट हो गया है। आपका जो जेवर वाला जो पार्ट है, जेवर एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, वो भी जाके उसी पे कनेक्ट होगा। दिल्ली वाला जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पार्ट है वो भी। तो ये क्या कर रहा है कि सारे को इंटरचेंज कर रहे हैं, जो कि आसान हो जाएगा कनेक्टिविटी के लिए। कनेक्टिविटी वाइज बहुत आसान बहुत ट्रैफिक के लिए। ठीक है, अभी आपने जैसे RRTS की बात की, तो RRTS का थोड़ा सा बताओगे अभी RRTS का चल क्या रहा है, कंस्ट्रक्शन वाइज कहाँ तक कंप्लीट हो गया है, एंड रियल टाइम अपडेट क्या चल रही है? देखो, एक तो इसका बहुत जल्द अपडेट भी आने वाला है चैनल पे, और प्लस अगर मैं आपको बताऊं तो RRTS का वैसे जो डेडलाइन है वो जून 2025 का है अच्छा। स्टार्ट होने का पूरा पैकेज। मतलब टिल मैं 82 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के सराय काले खां से लेकर के जंगपुरा भी आप ऐड कर लो, और पूरा मोदीपुरम तक जो कि जा रहा है 82 किलोमीटर। लेकिन ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसका कंस्ट्रक्शन का अपडेट देख रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, कि भाई ये अपनी डेडलाइन से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। एंड इसमें कोई डाउट भी नहीं है, या मुझे सरप्राइज भी नहीं होगा कि अगर वो इसी साल बन जाए तो पूरा। तो अगर इसमें देखोगे तो अभी फ़िलहाल आपको 34 किलोमीटर का हिस्सा ऑलरेडी स्टार्टेड है इसमें, ठीक है जी, जिसमें फैसिलिटी स्टार्ट है, आप ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है। तो फ्रॉम आप साहिबाबाद से स्टार्ट करता हूँ, साहिबाबाद से लेकर के मोदीनगर तक, मोदीपुरम तक पूरा, मोदीनगर तक पूरा स्टार्ट है ये, ठीक है। तो ये 34 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो स्टार्ट है। थोड़ी देर में हो सकता है कि 4-5 किलोमीटर और भी ऐड आ जाएंगे, जो कि मेरठ साउथ का है, जो कि परतापुर के पास जो पड़ता है, मेरठ साउथ उसको बोलते हैं, तो वो हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली दिल्ली में इसका जो हिस्सा आता है वो है आपका 14 किलोमीटर का, ठीक है। ठीक है जी। और रेस्ट जो हिस्सा आता है वो है उत्तर प्रदेश में, तो ज़्यादा मेजर पार्ट उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में बहुत कम है। लेकिन इसके बन जाने के बाद ये आप कह सकते हो कि हाँ भाई दिल्ली अब दूर नहीं है, दिल्ली वाकई में नज़दीक लेके आ जाएगी, क्योंकि 82 किलोमीटर को ट्रेवल करने में 60 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, तो आपको दिल्ली दूर तो नहीं है। बहुत आसान हो जाएगा लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग, क्योंकि इतना टाइम तो आपको दिल्ली से दिल्ली में आने, जॉब करने में जाने में लग जाता है कि 1 घंटा तो आप, अगर आप नॉर्थ से साउथ भी जा रहे हो या नॉर्थ से नॉर्थ का ही एक्सट्रीम पार्ट भी जाओगे तो आधा पौना घंटा तो वैसे भी लग ही जाता कुछ ये हो सकता है कि देखो सिटी में ट्रेवल करना बंदे को ज़्यादा टफ हो जाएगा, कंपेरेटिवली सिटी के बाहर आने जाने को ईजी हो जाएगा Right. अगर वो ट्रेवल करता है। लेकिन हाँ, अभी मुझे लगता है कि जिस ये RRTS जब बन जाएगा या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो पार्ट बन जाएगा, और बेस्ट पार्ट अगर आप देखोगे तो भारत सरकार ने क्या किया कि दिल्ली को ना या NCR को डीकंजेस्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सप्रेसवे बनाए। एक इम्पैक्ट आपका UER डालेगा, ठीक है। पंजाब वाले जो लोग आते हैं एयरपोर्ट जाना है, वो पंजाब वाले दिल्ली में तो इंटर करेंगे, दिल्ली के एकदम बार से ही इंटर कर जाएंगे जी एयरपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हो गया, DND से स्टार्ट होता है महारानी बाग से, तो आपको फिर आश्रम और ये सब होकर अंदर जाना नहीं है। अगर मान लो मुझे ही गुड़गांव जाना है तो मैं घुसूंगा ही नहीं भाई, मैं वो ट्रैफिक जाम में दिल्ली में घुसूंगा नहीं, मैं तो सीधा DND पे जाऊँगा, महारानी बाग से सीधा बार होते हुए गुड़गांव पहुँच जाऊँगा, ठीक है। ठीक है। तो ये एक्सप्रेसवे जो बाहर से बनाना है, ये और भी ट्रैफिक लोड सिटी के ऊपर कम करेगा, और खासकर दिल्ली को। तो और बहुत सारे रोड्स पे आपको असर इसका देखने को मिलता भी है कि भाई ट्रकें कम हुई हैं, व्हीकलें कम हुई हैं, और वो एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर में पुश जो दे रही है गवर्नमेंट, वो आपको ग्राउंड पे भी दिखता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूँ या मैं दिखा रहा हूँ। अभी ट्रेवल करोगे दिल्ली आओगे तो आपको फील होगा कि हाँ भाई कम तो हुआ है, अदरवाइज नहीं होता है फील। तो भाई एक बार पेरीफेरल पर ट्रेवल करके देख लो, जितनी ट्रकें दिखेंगी आपको वेस्टर्न पे ईस्टर्न पे, और फिर उस समय सोचना कि यार सोचो अगर इतने बड़ी बड़ी ट्रकें अगर घुस जाए दिल्ली में तो क्या होगा। और उन ट्रकों वालों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ भाई, फ्लीट वालों को। वो बेचारे पूरे दिन नो एंट्री का इंतजार करते थे कि कब नो एंट्री खुलेगी। सही बात है। वो बॉर्डर पे बैठे रहते थे बेचारे सारे ट्रक वाले, तो उनको तो भाई गर्मी हो बरसात हो जा रहे हो, वो तो बॉर्डर पे बस बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि नो एंट्री खुलेगी तो मैं दिल्ली के अंदर से घुस करके फिर राजस्थान जाऊँगा। सही बात है। अब उनको उस नो एंट्री का इंतजार नहीं करना पड़ता। हो सकता है कि आप ये फील नहीं कर सकते हो क्योंकि आप प्राइवेट व्हीकल चलाते हो, आप अपनी गाड़ी चलाते हो, लेकिन आप उस बंदे के नज़रिए से सोचो जो कि भाई ट्रक चलाता हो या जो फ्लीट ऑनर है, उसका देखो कितना सारा टाइम बच रहा है। वैसे भी हमारे देश में कॉमर्शियल ड्राइवर्स की लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो एक्सप्रेसवे ऐड ऑन हो रहे हैं उनकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। मैनुअल में ऑटोमेटिक वाली फीलिंग की बात है, सही बात। ठीक है। अदरवाइज आपको पता है हमारे देश में अगर छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए उस ट्रक वाले से, बंदे तो पूरा टायर खुलवा लेते हैं, और उस टायर की कीमत बहुत होती है ना।
तो और पता ड्राइवर के साथ जो करते हैं वो तो करते ही हैं। तो अब सोचो उनको एक्सप्रेसवे पे चलाने को मिल रहा है, तो भाई उनके लिए तो बहुत आफत है, मतलब सॉरी उनके लिए तो बहुत आफियत है, बहुत रिलीफ है कि उस बंदे को वो सब टेंशन नहीं झेलनी पड़ती जो सिटी के अंदर झेलनी पड़ती है। एक बिजनेस ओनर के लिए कॉस्ट बहुत कम हो जाती है कि जहाँ 4 दिन लगने थे वहाँ 2 दिन में सामान पहुँच और आपका भी तो लॉजिस्टिक खर्चा कम हो रहा है ना। सही बात। आप भी अगर कुछ सामान को भेज रहे हो, पैकेट अगर कुछ भेज रहे हो कहीं अपने दोस्त को या किसी को रिश्तेदार को, तो आपका भी तो खर्चा कम हो रहा है ना। सही बात है। आपका टाइम भी बच रहा है। चलो खर्चा भी आप बोलोगे नहीं भाई कहाँ खर्चा कर, चलो टाइम तो बच रहा है। आपको कंपनी की गारंटी में तो देख के दे रही है ना कि भाई इतने घंटे में आपका पैकेट डिलीवर हो जाएगा। वो तो इसी वजह से दे रही है क्योंकि उसको पता है ये लॉजिस्टिक सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटर है और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है। नहीं तो आप गड्ढे वाले रोड पे जोमेटो तो ये कंफर्मेशन नहीं दे सकता ना कि इतने देर में डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, जोमेटो में भी अगर देखो फूड ऑर्डर करते हो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है किस एरिया में मंगा रहे हो। ठीक है। अब अगर मेरठ के बाद अब नोएडा आते हैं, गुड़गांव थोड़ा बाद में चलेंगे। नोएडा में आज इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जब से मैं गवर्नमेंट का नाम नहीं लूँगा, लेट्स नॉट मेक इट पॉलिटिकल, बट बहुत, क्योंकि मैं 5 साल से नोएडा में रह रहा हूँ तो मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, मुझे खुद फील होते हैं। बट आप क्योंकि ग्राउंड पे हो, आप नोएडा के आसपास भी एयरपोर्ट हो गया, बाकी सारी चीज़ें, क्या चल रहा है आज ऑन ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? हम कितनी चीज़ों पे काम कर रहे हैं? देखो सबसे पहला तो नोएडा का जो गेम चेंज करेगा वो एयरपोर्ट है, जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट नोएडा का यही रहा है कि भाई एयरपोर्ट नहीं था। आप किसी भी मान लो सिटी या मेट्रो सिटी या किसी की बात करो तो भाई एयरपोर्ट के बिना आप कल्पना नहीं कर सकते हो सिटी का। और नोएडा में 10-12 साल से बात चल रही थी, ये कल्पना नहीं कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स टू करंट गवर्नमेंट कि उन्होंने इसको पुश किया। इसका इतिहास बड़ा लंबा है। जेवर का या नोएडा इंटरनेशनल का सर्च करोगे तो मैंने एक वीडियो में रिसर्च पूरा शेयर किया था, वो अभी नहीं करूँगा क्योंकि बहुत डिटेल हो जाएगा। बट अगर मैं इस पे आऊँ कि भाई अगर ये एयरपोर्ट जो आज बन रहा है ये पहले बनना चाहिए था, तो आप जो नोएडा आज देख रहे हैं ये बहुत आगे निकल चुका होता है। क्योंकि आप नोएडा में रह रहे हो, मान लीजिए मैं एक आपके रहने के हिसाब से नहीं, मैं उसको बुला रहा हूँ, एक कंपनी को बुला रहा हूँ। ठीक है, एक कंपनी को मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहा हूँ कि आप आइए इन्वेस्ट कीजिए। उसका 10 या 15 एम्प्लॉय है, तो जरूरी नहीं है कि 15 के 15 एम्प्लॉय नोएडा से ही सही बात हो सकता है उसका ऑनर या उसका जो एमडी या सीईओ वो किसी और सिटी से आता हो। ठीक है, उसको वीकेंड पे अपने घर जाना है। ठीक है जी, तो वो एयरपोर्ट नहीं होगा तो कैसे जाएगा? गाड़ी से तो अपने वीकेंड पे घर नहीं जा सकते, किसी और स्टेट से आ रहा हो तो उसको एयरपोर्ट चाहिए, उसको फ्लाइट चाहिए, उसके लिए उसको जाना है और वो जाके फिर अगर एयरपोर्ट होगा तो फ्लाई करके फिर अगले दिन मंडे को आकर फिर ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि डिसीजन मेकर कौन है? वही है, वही तो डिसीजन लेगा ना कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है सिटी में। एम्प्लॉय जो होता है वो तो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं डिसीजन ले सकता। वो कभी ये डिसीजन नहीं लेगा कि नोएडा में एयरपोर्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दूँ। सही बात। क्योंकि उसको पता है मुझे खुद ही दिक्कत होगी, मैं अपने शहर जाऊँगा, अपने टाउन जाऊँगा तो जाने में। तो ये जो एयरपोर्ट आज बन रहा है, ऑफकोर्स इसका इम्पैक्ट अभी ही दिखने लग गया है। बहुत रियल एस्टेट प्राइस तो बहुत दिख रहा है। अभी रियल एस्टेट छोड़ो, आप हर फील्ड में देखो इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करने को तैयार है। आज नोएडा में किसी इन्वेस्टर को अगर आप कन्विंस करना चाहते हो तो कन्विंस आप इजीली कर सकते हो, बहुत आसानी। मैं दो आई एम नॉट इनटू रियल एस्टेट बट मैं इन डेटा गेम को बहुत फॉलो करता हूँ। ठीक है, चाहे वो किसी का भी डेटा पब्लिश होता हो, कोई भी मार्केटिंग एजेंसी है जो रिसर्च करती है वो जब डेटा पब्लिश करती है तो मैं देखता हूँ। आप देखोगे गुड़गांव से भी ज़्यादा कमर्शियल स्पेस रेंट हुआ है नोएडा में। हाँ ठीक है, नाइट फ्रैंक का ये आया ना आर्टिकल जिसमें उन्होंने डेटा दिया। तो भाई ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी यहाँ का तो बेहतर था। सिटी की बात कर रहा हूँ, सिटी के अंदर की चौड़े रोड थे, ग्रीनरी थी, वॉशरूम की फैसिलिटी है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है। तो ये चीज़ें पहले से इनबिल्ट इसको थी। तो एक सिटी को बेटर सिटी के लिए तो था। वाटर लॉगिंग का तो अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम हुआ नहीं, राइट? बिकॉज एक सिस्टम इन्होंने पहले से ये डेवलप कर रखा था। दिक्कत कहाँ आती थी? वो कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की। और अब अगर आप देखोगे तो जेवर एयरपोर्ट बहुत हद तक इसको कम करेगा, मिनिमाइज करेगा। और प्लस जो एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हो रही है, जैसे कि एक लो फॉल ये था कि भाई जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है उसको यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट नहीं किया गया था, वो भी एक ड्रॉबैक है, तो उसको अब कनेक्ट कर रहे हैं। प्लस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए जेवर एयरपोर्ट से या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक एक्सप्रेसवे बना रही है NHAI पूरा डेडिकेटली, तो उससे भी आपको कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी जाने के लिए। और उसमें हाँ, उस जेवर एक्सप्रेसवे से फरीदाबाद के लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। कैसे? बिकॉज आपके पास फरीदाबाद से जेवर आने में आप तो नोएडा सिटी में ही आओगे, नोएडा ग्रेटर नोएडा कवर करके आओगे, कितना घंटा लगता है आपको? अभी तो मोटा मोटा अगर अभी फरीदाबाद से मैं अगर अपने घर तक की बात करूँ तो 1 घंटा तो मान के चलो, और एयरपोर्ट और 1 घंटा 2 घंटा तो लगेगा। 2 घंटा लगे ना, आप उसी ट्रेवल टाइम को 30 मिनट्स में ट्रेवल कर सकते हो। ओके,
क्योंकि जो जेवर एक्सप्रेस वे बन रहा है, क्योंकि वो जो कनेक्ट हो रहा है वो फरीदाबाद सेक्टर 22 में कनेक्ट हो रहा है। ओके, तो वो वहाँ से स्टार्टिंग है ही कितना 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर को ट्रेवल करने में आप कितना टाइम लगाओगे 100 की स्पीड से? सही है। ठीक है, उसके बाद आप अब आगे जेवर इस पे यमुना एक्सप्रेस वे पे, यमुना पे भी स्पीड उतनी है 100 की, आप कितना लगाओगे? सही है। तो आप आधे घंटे 45 मिनट आराम से मज़े से ड्राइव करके आप आ जाओगे। तो ये फरीदाबाद को भी बहुत फ़ायदा देगा जेवर एयरपोर्ट, सिर्फ नोएडा को नहीं देगा। नोएडा को तो देगा ही देगा, क्योंकि उसका तो नाम ही पूरा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नोएडा को तो देगा ही। अब बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई नोएडा सिटी से बहुत दूर है, तो इतनी ज़मीन का है, ये हमें भी बहुत सवाल आया। उतनी ज़मीन का है नोएडा में, आप दे दो एयरपोर्ट के लिए, आप बता दो। नहीं मतलब वो उन लोगों को बोलता हूँ जो लोग बोलते हैं, मैं ऐसे मतलब उनको डिफेम नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है वो मेरे से ज़्यादा जानता है, और मैं ये मानता हूँ कि जो मुझे देख रहा है वो मेरे से ज़्यादा जानता है। लेकिन भाई अगर आप फैक्ट्स पे बात करोगे तो मेरे भाई कहीं भी इतनी लैंड नहीं है जहाँ पे आप एक एयरपोर्ट बना सकते हो। आप ये समझो कि नोएडा लेट हो चुका है एयरपोर्ट बनाने में, तो आपको थोड़ा आगे तो जाना ही पड़ेगा, 15 साल लेट है। ठीक है। और उससे बात ये भी बोल दूँ कि कोई ज़्यादा 34-30 किलोमीटर ज़्यादा दूर होता नहीं है, ठीक है। उस हिसाब से तो साउथ दिल्ली बंदा कभी ना जाए, गुड़गांव IGI वहीं जाता ना, साउथ सिटी की साउथ एक्स की प्रॉपर्टी सबसे महंगी है ना, सही बात। ठीक है। तो वो तो वहाँ नहीं रहना चाहिए था बंदा, वो तो फिर गुड़गांव में ही रहता, वो बॉर्डर के पास ही रहता ना, फिर तो कापासरा का रेट महंगा होना चाहिए था। हर कोई एयरपोर्ट के पास रहना नहीं चाहता है, ये भी बात मान लो। तो एयरपोर्ट अगर वो दूर है तो आज दूर लग रहा है, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में वो दूर नहीं है, वो पास है। क्योंकि एयरपोर्ट कोई छोटी मोटी चीज़ तो होती नहीं है भाई। देखना जहाँ पे एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट एक ऐसी चीज़ है वहीं पे सिटी बस जाएगी। बस नहीं ऑलरेडी गुड़गांव को हेल्प करने में सबसे बड़ा मदद तो एयरपोर्ट नहीं दिया है, राइट। एक सबसे बड़ा फैक्टर था वहाँ पे कि एयरपोर्ट है भाई, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। बेशक वो एयरपोर्ट दिल्ली में पड़ता हो, क्योंकि गुड़गांव के ज़्यादा ही तो पास था, गुड़गांव के ज़्यादा दूर तो था ही नहीं, राइट। 5-10 मिनट ही तो लगते थे। अभी चलो ट्रैफिक बढ़ गया है वो अलग बात है, लेकिन आपको उतना ही तो लगता था, सही है। ठीक है। प्लस गुड़गांव को आगे बढ़ने में मेहनत किया, प्लस गुड़गांव को आगे बढ़ने में जो हेल्प किया वो एक्सप्रेसवे था, जो दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे जो आप बोलते हो, जिसको एक्सटेंड करके NH-48 को एक्सटेंड करके लेन ऐड किया था, तो वो भी एक फैक्टर था। तो देखो इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में नोएडा से कनेक्ट करने के लिए ऑलरेडी एक्सप्रेसवे है भाई, ठीक है। तो आपकी कनेक्टिविटी की बाई रोड तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एयर का प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर देगा ये। उसके बाद अब आपको तो गेम दिख रहा है, M3M जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो है रियल एस्टेट की, वो एंटर कर रही है ना, अभी तक नहीं थी, अब आ रही है, अभी आ गई, ठीक है। उसके बाद आपके बहुत सारे डेवलपर्स आपको आने वाले देखने में मिलेंगे। बहुतों ने लैंड खरीद भी लिया, उन्होंने बस मार्केटिंग या डिस्क्लोज नहीं किया, मैं भी नहीं करूँगा, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन मैं भी नहीं करूँगा। लेकिन हाँ ये तो है कि वो आ चुके हैं, वो अगले 6 महीने में सब वो 6 महीने में नहीं, वो साल भर में बोल दे। कोई भी कंपनी होती है सब आ ना, जाएगा भाई। कोई भी डेवलपमेंट कंट्री होते सॉरी कोई भी डेवलपर्स होता है ना, वो आज ऐसा सोच रहे हो कि आज प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहा तो आज ज़मीन खरीदा, ऐसा तो नहीं करता कोई। हर किसी की प्लानिंग होती है फ्यूचर प्लानिंग है, और सब फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से बाई करते हैं, ठीक है। तो ये कहना कि नहीं भाई कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, नोएडा बदल रहा है, और ये आपको ग्राउंड पे आके देख लो, प्राइस में डिफरेंस दिख जाएगी। क्योंकि मैं तो प्रॉपर्टी सेल नहीं करता ना, मेरे को कोई इंटरेस्ट है, जो लोग करते हैं बस वो मेरे अच्छे जान पहचान के लोग हैं, उनके साथ जब बैठता हूँ तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है। और प्लस मैं ग्राउंड पे जब जाता हूँ एक्सप्रेसवे को कवर करने के लिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करके, तो मुझे पता चलता रहता है, मैं खुद ही भाव पूछ लेता हूँ, ठीक है, जिसकी भी ज़मीन होती है कि चाचा क्या क्या भाव क्या चल रहा है रेट, ठीक है। और ये मैंने पिछले इन 5 सालों में देखा है रेट बढ़ते हुए। भाई मैंने सोना भी देखा है, सोना में कोई ज़मीन खरीदने को तैयार नहीं था, आज हर किसी को चाहिए, ठीक है। मेरठ का भी वही हाल है, मेरठ में कोई पैसा लगाने को तैयार था आज से 2 साल पहले, आप भी बोलते तो किसी को पैसा लगा, ठीक है। लेकिन आज बंदा कह रहा है कि RRTS तो बन गई भाई, और टाइम से पहले बन गई, तो अब इन्वेस्टमेंट करा दो। तो वही चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए, और वो आपको NCR के मेरठ जैसे सिटी में, नोएडा जैसे सिटी में देखने को मिल रहा है। क्योंकि नोएडा में और तो कुछ कमी थी नहीं भाई, रोड तो पहले से ही अच्छी है ना, मेट्रो भी थी यहाँ पर, एयर बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये अब नोएडा वालों को पता चल रहा है, क्योंकि उनको जो प्राइस जैसे ही जंप आया ना एक्सप्रेसवे के अनाउंस होते ही कि भाई अच्छे प्रॉपर्टी अच्छे सेक्टर का प्राइस जंप आया है, तो उसका बाहर आया ना, इन्वेस्टर आया, तो अब उनको लग रहा नहीं यार एयर जरूरी था, और वो गवर्नमेंट ने फुलफिल किया है। और होपफुली अभी देखो, अभी हम लोग जब बात ही कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी एक ट्वीट आया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऑथराइज उनके अकाउंट से कि वहाँ पे टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, फ्लाइट लैंड हो चुका है, ठीक है, वो लैंड और टेक ऑफ स्टार्ट हो चुका है भाई। जबकि ऑफिशियली ऐसे मुझे लगता था, ये मैंने लोगों को बोला था कि भाई ये इसी साल तक स्टार्ट हो जाएगा एक रन में, लोग कहते थे मजाक कर रहा,
ठीक है सकता है, हाँ, ठीक है लोग लेकिन अभी देखो ना, उन्होंने वीडियो डाला है, ये मैंने भी नहीं डाला, कि टेस्टिंग हो रही है, फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड कर रहा है। तो मतलब इतनी तेजी से आपने बस स्टैंड भी बनते हुए नहीं देखा है जितनी तेजी से इन्होंने एयरपोर्ट बनाया है, और आपको देखने को मिल रहा है। प्लस उस एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी के लिए जो जेवर एयरपोर्ट का हिस्सा है ना, जो यमुना एक्सप्रेस वे और जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रहा है, वो जो 1-2 किलोमीटर का हिस्सा है, वो भी भाई अगले महीने तक बन के तैयार हो जाएगा, अच्छा। पूरा एक्सप्रेस वे का हिस्सा। एप्को कंपनी जो बना रही है, उनके पास सबसे पहला डेडलाइन यही है कि आप यमुना एक्सप्रेस वे और जेवर एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी है ना, उसको जो हिस्सा कनेक्ट कर रही है जेवर एक्सप्रेस वे, उसको बनाइए। ओके। और वो हिस्सा आप को देखने को मिल जाएगा। आप अपडेट तो आपको सब लोग लाएंगे ही इसका, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई अभी आपने बात करी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईजीआई एयरपोर्ट के, नोएडा आईजीआई को कनेक्ट करने के लिए क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ रेल कनेक्टिविटी, और उसमें क्या है अभी, कोई फ्यूचर प्लान है और कितना जल्दी आने का प्लान है उसका? देखो जल्दी पे तो आई कैन नॉट कमिट, बिकॉज वो चीज़ें पेपर पे है, और पेपर की चीज़ों पे मैं उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करता। लेकिन हाँ, कनेक्टिविटी का ऑप्शन है जो कि आरआरटीएस से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आरआरटीएस अगर मैं आपको बोलूँ तो गाज़ियाबाद से लेकर के और जो जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी का प्लान है, और होपफुली उस पर काम आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जब ये आरआरटीएस का जो लाइन प्रपोज है, मान लीजिए जैसे एक लाइन है जो कि दिल्ली से पानीपत जाएगी, जो कि भी बनना है, और एक लाइन है जो कि दिल्ली से वाया गुड़गांव होते हुए आपका रेवाड़ी होते हुए जाएगा अलवर तक। ठीक है, राजस्थान के, तो वो वाली लाइन है, और एक जो दिल्ली मेरठ अभी बनी रही है। ये तीनों जो लाइन है ये स्टार्ट होती है आपकी सरायकाले खां से। ठीक है, तो ये वाला जब आपका बनेगा जो कि जेवर एयरपोर्ट वाला है, और वो जाके गाजियाबाद में कनेक्ट होगा, और वो सेम जाके सरायकाले खां में कनेक्ट हो ही रहा है, और सरायकाले खां से तीनों लाइन चल रही है, तो फ्यूचर में ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट हो जाएंगे। एंड प्लस मैं आपके व्यूअर्स को ये भी बोलना चाहूँगा कि भाई आप इसको मेट्रो ना समझे कि हम मेट्रो की बात कर रहे हैं। ठीक है, आरआरटीएस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक बार तो पहली बार अपने देश में आई है, सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क इसको बोलते हैं। और इसमें अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको मान लीजिए इस एयरपोर्ट तक जाना है या उस एयरपोर्ट तक जाना है, तो आपको ट्रेन चेंज करना पड़ेगा या लाइन चेंज करने पर, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जिस ट्रेन को बोर्ड किया है वही ट्रेन आपको जाके ड्रॉप कर देगी। उस ट्रेन पर लिखा होगा कि ये आईजीआई जा रही है, या आईजीआई से जब आप आओगे तो उस पर लिखा होगा कि भाई नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रही है, आपको उसी ट्रेन को बोर्ड करना है। तो ट्रेन ट्रैक चेंज करेगी, आपको ट्रेन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो बहुत लोगों ने मिसकंडक्ट किया कि भाई ये मेट्रो है, तो मेट्रो में जैसे हमें ट्रैक चेंज करना पड़ता है, तो मैं गाजियाबाद पहुंच गया, गाजियाबाद से मुझे फिर सरायकाले खां का लेना पड़ेगा। ठीक है जी, और सरायकाले खां से फिर मुझे आईजीआई जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। टाइम बहुत वेस्ट हो। हाँ, तो उसमें ऑफकोर्स वो कॉन्सेप्ट सरकार का है ही नहीं। सरकार का सिंपल कॉन्सेप्ट है एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट। तो मतलब एक ट्रेन आएगी जो कि आपको लिखा होगा कि भाई ये आईजीआई जा रही है, आपको उस ट्रेन में बैठना है, वो आपको आईजीआई ड्रॉप कर देगी। ट्रेन की स्पीड भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे का है। ठीक है, फ्यूचर में ये भी प्लान है सरकार का कि एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट एक ट्रेन चलाएगी, मतलब एयरपोर्ट से स्टार्ट होगी सीधा इस एयरपोर्ट तक आएगी। ठीक है, वो भी फ्यूचर प्लानिंग है। वो तब का है जब पैसेंजर का जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्टिविटी। मतलब एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको सीधा मिल गई, बाद बाकी तो रुक रुक के तो जा ही रही है वही ट्रेन। और उसके बाद इसी आरआरटीएस पे नोएडा के लोगों के लिए खुशखबरी है कि भाई मेट्रो भी दे रहे हैं वो, तो जेवर एयरपोर्ट से नोएडा तक मेट्रो की भी सर्विस है। ठीक है, तो एक नया मेट्रो लाइन का जो लोग पूछ रहे थे कि नोएडा में एक्सटेंड कब होगा, तो ये एक्सटेंड हो रहा है और एक नए फॉर्म में हो रहा है, जहाँ की जो कि मेट्रो भी है भाई, तो वो भी दौड़ेगी, तो मेट्रो का भी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे का है, तो वो भी नया वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन होगा। और सेम ट्रैक पे एक ही ट्रैक डालेंगे, उसी पे आरआरटीएस की ट्रेन भी दौड़ेगी, उसी पे आपकी मेट्रो भी दौड़ेगी, जो कि जेवर एयरपोर्ट से नोएडा के बीच में आएगी। और बाद बाकी तो नोएडा में पहले से ही तो मेट्रो है ही, उससे आप कनेक्ट कर जाओगे। और प्लस फ्यूचर में तो फ्यूचर प्लानिंग अगर आप देखोगे रेल कनेक्टिविटी के लिहाज से, या फ्यूचर प्लानिंग आप एनसीआर के देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, तो बेस्ट है भाई। ओके, अब चलो नोएडा से चलते हैं गुड़गांव। तो नोएडा के बारे में हमने बात कर ली। आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। जो लोग बात करते हैं कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो अगर कोई समझदार इंसान है वो इससे आई थिंक समझ आ जाना चाहिए। अगर हम गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव के रेट एक्चुअली पूरे एनसीआर के रेट बढ़े हैं, बट गुड़गांव में लोग आज बोलते हैं यार कि गुड़गांव में कुछ नया क्या आने वाला है, क्या है नया अभी गुड़गांव में, बिकॉज गुड़गांव में जितना भी बनना था वो तो हो गया, अभी इतने रेट क्यों बढ़ रहे हैं? तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखा जाए, ठीक है, तो आने वाले 5 से 10 सालों में आपको क्या लग रहा है कि गुड़गांव में और नया क्या आएगा? देखो, सबसे पहले तो एक गुड़गांव में आपका जो रेलवे स्टेशन नया बन रहा है, गुड़गांव वाला मेट्रो, अभी थोड़े दिन पहले उसका अनाउंसमेंट हुआ है। और प्लस आरआरटीएस, ठीक है, आरआरटीएस बड़ा रोल प्ले करेगा वैसे, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप दिल्ली से अलवर तक जा रहे हो 1-1.25 घंटे में, वो भी सुपर फास्ट स्पीड। ठीक है, एक तो वो पॉइंट हो गया। प्लस भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है वहाँ पे,
आपके गुड़गांव से तो स्टार्ट हो रहा है ना, गुड़गांव का भी तो हिस्सा है उसमें। सही बात है। गुड़गांव के राजीव चौक से जो सोना रोड की मैंने बात की, वो सोना रोड उसी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पार्ट है ना जो बनाया गया है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को तो आप नहीं भूल सकते, सही बात। क्योंकि भाई आप गुड़गांव में अगर रह रहे हो तो किसी कोने में तो आप कनेक्ट हो जाओगे। चलिए एक और पॉइंट पे आते हैं, UER 2। आप जो बंदा गुड़गांव में रह रहा है, अगर आपको घूमने जाना है या आपको पंजाब जाना है, हिमाचल जाना है, तो आप भाई UER 2 का इस्तेमाल करोगे। UIT ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये एक्चुअली UER 2 जो है, आप चलो द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही कनेक्ट होता है ये। ठीक है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे और UER 2 दोनों मर्ज होता है द्वारका दिल्ली के सेक्टर 22 में, जहाँ पे यशोभूमि है ना, वो कन्वेंशन सेंटर, वहीं पे देखोगे तो बहुत बड़ा इंटरचेंज है। तो एक्चुअली वो वहीं से UER 2 स्टार्ट होता है। अब UER 2 से अलीपुर जो है या नरेला, मैं वो लोगों को बता देता हूँ, पानीपत रोड बोलूँगा तो फिर बोलेंगे पानीपत बोल रहे तो मैं बोल देता हूँ कि अलीपुर या नरेला जो आप जानते हो, सेक्टर 22 से भाई अब 15 से 20 मिनट पहुँच जाओगे। तो आपका जो सिंगू बॉर्डर है वो कितना दूर रहा। अभी जो आप आते हो आज़ादपुर होके, अभी जो आप आते हो पूरा क्या नाम था मतलब? NSP हो करके, है ना, अभी आप आते हो धौला कुआं हो करके, फिर आप धौला कुआं से कहाँ कनेक्ट करते हो, एम्बियंस मॉल के पास, फिर गुड़गांव एंटर करके आप सोचते हो भाई जाना है, कहाँ जाना है, आप सेक्टर डिसाइड करते हो गुड़गांव के। यहाँ तो सिंपल सा है कि भाई साहब IGI एयरपोर्ट से एक्चुअली ये स्टार्ट होता है, वो जो टनल का पार्ट है वो इसी का है, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट होता है। द्वारका एक्सप्रेस पे तो खिड़की दौला से स्टार्ट ही है, दोनों आके 22 में मर्ज हो। अब 22 से एक सीधा रास्ता जाता है जो NH44 पे आपको मर्ज कर देता है। कनेक्ट कर देता। और वो जो आपको UER 2 है वो दिल्ली मास्टर प्लान का हिस्सा है। इसी वजह से देखोगे तो ये जो नरेला और ये रोहिणी, इन सब एरिया में इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा है, क्योंकि सरकार का एक नया मास्टर प्लान है जो कि 2041 वाला है। उसमें डिटेल में मैंने पॉडकास्ट भी किया था कि जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या कुछ है, तो वो उसी का पार्ट है। तो गुड़गांव को कनेक्टिविटी के लिहाज से, गुड़गांव में अगर कोई बंदा रह रहा है, आपका सवाल था कि क्यों इतना पैसा है या क्यों महंगा है, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिहाज से उसको इतनी दिक्कत है नहीं अभी, ठीक है। फर्स्ट। सेकंड पॉइंट कि अब आप बोलते हो कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ठीक है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार मेट्रो के लिए अनाउंसमेंट किया है, वो भी बन जाएगा। आपको लोग बोलेंगे बहुत टाइम से पेंडिंग है, लेकिन सच बताओ तो सरकार भी वहाँ बनाती है जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो। लोगों को उसकी उतनी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जो लोग गुड़गांव में रहते हैं भाई, उसमें से ज़्यादातर मोस्टली लोगों के पास तो अपनी गाड़ियाँ हैं, और एक नहीं दो हैं, ठीक है। एक रिपोर्ट में कहीं पे पढ़ रहा था कि गुड़गांव में पर पर्सन इनकम 45,000 रुपीज़ है, इसमें इंक्लूड सब हो जाते हैं। तो आप सोचो पैसा कितना है सिटी में, ठीक है, और तभी तो 100 करोड़ में फ्लैट बिक रहे, मुंबई को टक्कर दे रहा है। तो लोगों को एक्चुअली में अभी उतनी ज़्यादा मेट्रो की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मेट्रो तो आएगी, नो डाउट, और मेट्रो आएगी तो प्राइस बढ़ेगा। ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये प्राइस बढ़ाएंगे। आप बोलोगे नहीं भाई मेट्रो बना दो, भाई अगर आपके पास पैसा है तो अभी खरीद लो, अदरवाइज जिस दिन मेट्रो का काम स्टार्ट हुआ, इनफैक्ट स्टार्ट तो हो ही चुका है, अभी सॉइल टेस्टिंग है इन सबों का, लेकिन जिस दिन एक्चुअली में स्टार्ट हो गया फुल फ्लैश में, तो और रेट बढ़ेगा। RRTS बढ़ेगा तो और रेट बढ़ेगा भाई, क्योंकि फिर गुड़गांव से दिल्ली जाने में कितना टाइम लगेगा बंदे को, सही बात है। आज ही गिरने नहीं वाला रेट तो आज ही नहीं बचा, मिडिल क्लास के लिए तो आज ही नहीं है। मिडिल क्लास तो भाई वैसे भी मिडिल क्लास के लोग, कई बार देखो मैं रियल एस्टेट में नहीं हूँ, मैं लोगों को ऐसे सजेस्ट करता हूँ, बहुत सारे मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो बोलते हैं कि भाई मेरे पास 1 करोड़ रुपए कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मैं कहता हूँ गुड़गांव नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी बिकॉज आई एम नॉट इन टू प्रॉपर्टी, लेकिन मुझे पता है ना कि गुड़गांव में क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो कंबाइंड है आपका। मैं इसमें रियल एस्टेट में कि मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो रियल एस्टेट में है, बहुत ऑलमोस्ट सारे डेवलपर्स को मैं जानता हूँ, या उनके क्या प्राइस चल रहे हैं उनकी खुद ही टीम बता देती है। उनको पता है मैं सेल तो नहीं करने वाला, लेकिन मुझे मार्केट की वैल्यू पता है, तो मुझे पता है कि भाई 1 करोड़ में तो कुछ नहीं मिलने वाला। वो फिर भी बोलता है कि भाई अफोर्डेबल में भी नहीं है, अफोर्डेबल में भी आप 1 करोड़ में वहाँ पे कुछ भी नहीं ले सकते। आप अगर किसी को फ़ोन करो, और ये फैक्ट है, किसी भी ब्रोकर को, डीलर को फ़ोन करो गुड़गांव में, उसको बोलो भाई 1 करोड़ रुपए कहाँ इन्वेस्ट करो, इंटरटेन ही नहीं करेगा आपको, इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। 100% एग्री। एंड ये फैक्ट है, मैं एक न्यूट्रल बंदा बोल रहा हूँ कि आप किसी भी सिटी से हो ना, आप कॉल घुमा लो किसी, वो एंटरटेन ही नहीं करेगा। और अगर वो लिखा है ना कि 90 लाख रुपए में गुड़गांव में प्लॉट या ये बोल, वो गुड़गांव के आखिरी कोने में मिलेगा आपको, वो 90 लाख भी स्टार्ट करेगा, ठीक है, और वो भी जब आप पहुँचोगे तो कहेगा 90 लाख का तो बिक गया जी, अब तो 1.5 करोड़ का माल पड़ा है, आप लेना है तो ले लो, ठीक है। और मतलब लोगों ने ये हालत पहुंचा दिया है, और ये फैक्ट भी है कि KMP के पैटर्न में बोल के बेच रहे हैं कि गुड़गांव है, और माल वहाँ पे भी नहीं। अरे आप रियल एस्टेट में तो आपको पता है कि ये फैक्ट बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ जब मैं लोगों को बोल रहा होता हूँ ना, तो वो थोड़ा सा बायस लगती है कि भाई तू तो रियल एस्टेट में इसलिए बोल रहा है,
बट जब आप बोल रहे हो ना तो मुझे पता है नहीं, मैं तो न्यूट्रल हूँ ना भाई, मेरे को तो मतलब ही नहीं है। मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बंदा हूँ। मैं तो आपको रियल चीज़ें बताऊंगा, मैं रियल चीज़ें दिखाता हूँ। तो मेरा तो ऐसा ही नहीं कि प्रॉपर्टीज हो कि मेरे कस्टमर भाग जाएंगे, मैं बोल दूँ कि जी 1 करोड़ का चीज़ नहीं है, मेरे 1 करोड़ वाले कस्टमर भाग जाएंगे। जेन्युइन में नहीं है भाई, जेन्युइन भी नहीं है। और गुड़गांव को महंगा बनाने में या गुड़गांव को गुड़गांव बनाने में 2 फैक्टर का सबसे बड़ा हाथ है। एक भाई एयरपोर्ट का पास होना, ठीक है, और दूसरा भाई डीएलएफ का होना। वो तो विजनरी ठीक है, वो जो डीएलएफ है इज़ लाइक कि मैं, मतलब आप कह सकते हो कि डीएलएफ का जो मॉडल है ना, उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। इसलिए कि डीएलएफ अपना प्रोडक्ट लॉन्च करे उससे पहले तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगा देती है भाई, पूरा तामझाम कर देंगे, पेड़ पौधे रोड्स ड्रेनेज सब बना देंगे, ठीक है। उसके बाद वो अनाउंस करेंगे कि मैं प्रोडक्ट ला रहा हूँ, और प्रोडक्ट में भी क्या 2-4 झंडे गाड़ देंगे बस अपने। वो ऐसा कोई ब्रांडिंग नहीं करते क्योंकि उनके प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू है ना, बिकॉज वो वैल्यू उन्होंने खुद ही क्रिएट करी है, सेल्फ मेड मैन है वो, मतलब उन्होंने ब्रांड वैल्यू बना के रखी है। अगर डेवलपर में आप मुंबई भी चले जाओ, आप बेंगलुरु भी चले जाओ, आप चेन्नई भी चले जाओ, डेवलपर आपको इनसाइड की सारी फैसिलिटी अच्छी देगा, आउटसाइड जैसे ही निकलोगे गवर्नमेंट के अंदर आता है वो चीज़ें, और फिर आपको दिक्कतें मिलेंगी, ठीक है, गड्ढे होंगे या सीवरेज की दिक्कत हो। यही बात आ जाओ डीएलएफ में, वो जहाँ भी बंदा अपना पैर डालेगा ना, सबसे पहले तो रोड खुद अपने पैसे से बना देगा। और ये मैंने लाइव एग्जांपल्स देखा है। चलो उतनी दूर नहीं जाऊँगा, ज़्यादा दूर गोल्ड कोर्स की बात नहीं करूँगा, वो बहुत पुराना हो जाएगा। नया रेफरेंस दे तो गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पे अभी उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उससे पहले तो उन्होंने रोड बना दिया था, वहाँ पर ट्रांसफार्मर था तो वहाँ पे पूरे ग्रीन सेट लगा दिए, पेड़ लगा दिए, पूरे के पूरे रोड डेवलप कर दिए उन्होंने। तो भाई इन्वेस्टर का उन्होंने ट्रस्ट जीत रखा है, तो इसीलिए उनको कभी ब्रांडिंग पे पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ती भी नहीं। इसी वजह से इंडिया के नंबर 1 कंपनी। हाँ, और आपने कभी देखा नहीं होगा कि उसकी कोई ब्रांडिंग बड़ी सी ह्यूज लगी है कि आप NH48 से ट्रेवल कर रहे हो और डीएलएफ की ब्रांडिंग लगी हुई है कि डीएलएफ इस सेक्टर में फ्लैट बेच रहा है, वो करता ही नहीं कभी। वो तो उसी जगह पे ब्रांडिंग कर देते हैं, और ब्रांडिंग में पता है क्या लिखा होता है, सिर्फ डीएलएफ, एक वाइट बैकग्राउंड पे डीएलएफ लिखा होता है, वही लोगों को पता चल जाता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डीएलएफ ला रहे हैं। डीएलएफ के नाम पे चाहे हाँ, लोग इंक्वायरी करते हैं, कि ये डीएलएफ का यहाँ पे फ्लैग देखा था, लोग अपने फिर कंसल्टेंट को फोन लगाते हैं कि भाई ये डीएलएफ का मैंने ब्रांड देखा है, लोग देखा है, लोगो देखा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, और फिर वो इंक्वायरी कर। डीएलएफ ने कभी नहीं लगाया, मैंने तो नहीं देखा भाई इतने 10-15 सालों में। मैंने होता भी नहीं है। डीएलएफ का तो पहले मोस्टली इन्वेस्टर कॉल करता है। डीएलएफ का मैंने कुछ देखा था, डीएलएफ का कुछ पता लग रहा है, कुछ है क्या मार्केट में न्यूज़ है, अच्छा अगर है तो मेरा चेक ले लो। तो ये मुझे बताओ, वैसे आप तो रियल एस्टेट हो, ये कितना सच है कि मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों से सुना है कि डीएलएफ के प्रोडक्ट आने से पहले उसके चेक बहुत लोग अपने दे देते हैं कि भाई मेरा भी आए तो लगा देना। मेजॉरिटी ऑफ टाइम 6 महीने पहले। इवन ऐसा भी होता है कि प्रोजेक्ट हमको चलो पता लग जाता है कि आप कुछ प्लानिंग चल रही है, तो हमने अपने इन्वेस्टर को बताया कि यार ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं वो लोग, ये नहीं पता अभी किस टाइम आएगा, 6 महीने बाद आएगा, 8 महीने बाद आएगा, या क्या प्रोडक्ट होगा, क्या उसकी डिटेल कुछ नहीं पता। बस ये इन्वेस्टर के बाद इन्वेस्टर ने पहले ही चेक काट के दे दिया, भाई ले तेरे पास पड़ा है, जिस दिन न्यूज़ है उस दिन भेज दियो। ठीक बात, क्योंकि उसी वजह से उसके आप देखो ना 200 फ्लैट निकाले, 300 फ्लैट निकाले, 2000 चेक पहुंच गए पहले। तो वो इसीलिए क्योंकि प्रोडक्ट आने से पहले ही उसके सोल्ड आउट हो जाते हैं। हाँ, वो पहले इसीलिए पहुंच जाते हैं। और मैं सस्ते नहीं होते वो, 7 करोड़ 6 करोड़ से मैंने सुना है स्टार्टिंग है। 8 करोड़ आर्बर पहले 24 घंटे में बिक गया। 8 करोड़ से स्टार्टिंग, 8 करोड़ से स्टार्टिंग, आज 12 करोड़ में रीसेल चल रही है। वाह, ये तो डीएलएफ ने मेंटेन, वो खुद बनाया यार, सेल्फ मेड ब्रांड है वो तो कोई डाउट ही नहीं है। इंडिया में उससे बढ़िया सक्सेस स्टोरी, बढ़िया हसल स्टोरी इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप कोई है ही नहीं। तभी देखोगे तो इन्वेस्टर का बहुत सारा, और खासकर एनआरआई सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने वो एक सिक्योरिटी एनआरआई को बहुत दी है कि यार मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, चलो आप बात हो ही रही है तो, कि कभी जैसे एक CLP पेमेंट प्लान होता है। CLP पेमेंट प्लान में क्या है कि एक लिमिट तक आपको इंटरेस्ट कंपाउंड पे करना होता है खाली, उसके बाद आपकी पूरी EMI चालू हो जाएगी। अगर बिल्डर ने बनाया नहीं बनाया, आपको पूरी EMI देनी है, जो एक्चुअल अमाउंट गया प्लस इंटरेस्ट की। DLF इकलौता ऐसा बिल्डर है जो अगर उस टाइम तक, ऐसे तो वैसे होता ही नहीं है, बट 1-2 प्रोजेक्ट में उनके हुआ है कि उस टाइम तक नहीं बना तो उन्होंने EMI पे की है। उन्होंने अपने इन्वेस्टर को नहीं परेशान किया कि भाई तुम पे करो, भाई मेरे से लेट हुआ है मैं पे कर रहा हूँ, और ये मेरी पेनल्टी है, और ये पैसा वापस नहीं मांगूंगा मैं आपसे, ये मेरी पेनल्टी है। ये ऐसे बिल्डर कोई करता ही नहीं है। ऑल ओवर इंडिया आप चले जाओ कोई नहीं करता है, इसी की वजह से उसके नाम पे बिकते हैं। तो वो भी देखोगे तो मेजर फैक्टर ये भी कि उसने, अगर आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी प्रायोरिटी दी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो पहले डेवलप करता है। आप गोल्ड कोस्ट रोड जाते हो, वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डीएलएफ का डेवलप किया हुआ है।
उसके बाद ही तो आज 100 करोड़ के फ्लैट्स बेच रहे हैं ना उस रोड लगता पे। ही ऐसा नहीं है कि आप 100 करोड़ के फ्लैट की ऐसी जगह पे ले रहे हो, ऐसी जगह पे ले रहे हो जहाँ पे भाई वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जेन्युइन में है, 24 घंटे फूड फैसिलिटी, मॉल्स खुले हुए हैं, ठीक है, आपको मिलते हैं आजकल, आपको अच्छी सी सर्विस मिलती है वहाँ पे, ठीक है, चाहे जितने भी आप रेस्टोरेंट जितने भी कुजीन्स आप बोल दो सब मिलते हैं उस गोल्ड कोस्ट रोड पे, ठीक है। रोड पे भी इनफैक्ट आप ट्रैवल करते हो तो आपको लगता है कि यार मैं किसी और जगह पे ट्रैवल कर रहा हूँ, इंडिया में लगता ही नहीं। और प्लस अब तो खैर इंडिया का ही पार्ट है क्योंकि मेरे इंडिया में बनाया, हमारे इंडिया में बनाया तो भाई इंडिया ही है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जो क्वालिटी जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया उस पर देखोगे तो बहुत बहुत ब्रांड्स जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो अपना उस रोड पे ऐड शूट करते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, जो कि आप स्कोडा देख लो या मारुति देख लो, ये लोग अपना ब्रांड वहाँ पे जाके गाड़ियाँ ले जाकर शूटिंग होती है, इनफैक्ट मूवी की शूटिंग होती है उस रोड पे। अभी जो सेंट product मूवी आई थी रणबीर कपूर हाँ, की, वहीं shoot वहीं शूट रणबीर कपूर की, शाहिद कपूर की जो थी वो भी वहाँ शूट हुई थी। तो होता ही। प्रोडक्ट तो उन्होंने वाकई में बनाया और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया, मेट्रो दिया गोल्ड कोस्ट रोड पे, वहाँ पे उन्होंने रोड्स बनाए, जहाँ पर रोड्स की जो थे फ्लाईओवर्स की जो थे फ्लाईओवर्स बनाए, अंडरपास की जो थे अंडरपास बनाए, और वो भी अंडरपास ऐसे बनाए कि आप जब ट्रैवल करोगे अंडरपास के अंदर तो आपको जो नॉर्मल या जो एकदम 100% इंडियन अंडरपास दिखता है ना उससे तो डिफरेंट ही हो। ओके भाई, इसका ना मतलब ये पॉडकास्ट ऐसे जा रहा है कि मैं 4 घंटे आपसे बात कर सकता हूँ बैठ के, बट क्योंकि टाइम लिमिट है तो एक सवाल बिफोर वी रैप दिस अप। आज अगर मैं एनसीआर की बात करूँ तो बेस्ट 3 रोड्स जो आपको लगते हैं या बेस्ट 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अगर आपको चूज करने हो तो वो कौन से होंगे? एनसीआर के ऊपर सबसे पहला तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ठीक है, दूसरा मैं आरआरटीएस को सिलेक्ट करूँगा, ओके, ठीक है, एंड तीसरा ऑफकोर्स जेवर जो एयरपोर्ट बना है जिससे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये तीनों अपने आप में अलग है। हाँ क्योंकि एयरपोर्ट भी अगर आप देखोगे तो ये इंडिया का ही नहीं एशिया का सबसे बिगेस्ट है। राइट, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे इसलिए क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे, लॉन्गेस्ट है, और प्लस नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है। जो भी उस पर ट्रेवल करता है वो गेट प्राउड फीलिंग कि हाँ भाई मेरे देश का एक्सप्रेस वे जिसमें मैं ड्राइव कर रहा हूँ, Right. और 120 की स्पीड लिमिट तो आपको मक्खन नहीं लगती है। और तीसरा आरआरटीएस मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि भाई ये देश का पहला प्रोजेक्ट है। तो ये तीनों जो मैंने सेलेक्ट किए हैं ये यूनिक है अपने आप में, और इन तीनों की अलग स्टैंडर्ड्स है, अलग कैटेगरी है। तो एक रोड हो गया, एक रेल हो गया, और एक आपका एयर हो गया, और ये तीनों बन रहे हैं एनसीआर में, और तीनों नेक्स्ट लेवल के हैं। चलो ठीक है, इसमें एक फॉलोअप क्वेश्चन, सिर्फ रोड अगर चूज़ करना हो, इसमें अब हम दिल्ली बॉम्बे नहीं ऐड करेंगे, तो जो आने वाले टाइम में इसको दोबारा करते हैं, अगर सिर्फ रोड चूज़ करना हो तो एनसीआर में आने वाले ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़ावा देंगे? यूईआर 2 ओके, जो कि ऑफकोर्स बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। प्लस अगर मैं आपको बात करूँ तो जो जेवर एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करता है, तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लोगों को फ़ायदेमंद होगा ही होगा, प्लस फरीदाबाद के लोगों को भी होगा। तो ये 2 है, और प्लस अगर तीसरे की बात करूँ तो ऑफकोर्स भाई जो कि अपना ये मेरठ एक्सप्रेस वे का जो रिमेनिंग पार्ट है, क्योंकि मेरठ से कनेक्ट करना वो और भी आसान हो जाएगा। और द्वारका एक्सप्रेस वे वो तो बन चुका है ना भाई। हाँ, द्वारका एक्सप्रेस वे तो बन चुका है। आपने ये पूछा कि कौन से ऐसे हैं जिनके बनने के बाद, राइट, द्वारका एक्सप्रेस तो बन चुका है, आपको तो दिख रहा है। अब जो लोग, मैं आपको चलो इसी नोट पे ख़त्म करता हूँ, वो लोग जिनको मैं स्टार्टिंग में बोलता था कि भाई इन्वेस्टमेंट कर दो, मतलब इन्वेस्टमेंट कर दो इस अंदर से कि ये नहीं कि मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ खोल के बैठा, तो मैं गाइड करता था लोगों को, ऐसे बताता था कि मेरे से कई बार लोग कमेंट में पूछते थे या ईमेल्स करते थे एनआरआई या बहुत सारे मेरे जो फॉलोअर्स है कि भाई ग्राउंड नॉलेज, हाँ कि भाई मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो मैं उनको बोलता था कि भाई अगर करना ही ना तो द्वारका एक्सप्रेस पे कर दूँ, कोई भाव ज़्यादा था नहीं, मैं जब की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लोग कहते हैं अरे नहीं यार वो तो प्रोजेक्ट लटका हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, नहीं किया। आज वो लोग आते हैं भाई द्वारका एक्सप्रेस पे कुछ मिलेगा क्या, ठीक है, और मोटा पैसा बोलते हैं मेरे को, कोई छोटा मोटा पैसा नहीं, कोई बोलता है 3 करोड़ लगा दूंगा, 4 करोड़ लगा दूंगा, लेकिन ये ऑप्शन चाहिए। मैंने कहा भाई नहीं मिलेगा। अब आपके पास ये चांस नहीं कि आप ऑप्शन दो, मैं किसी का नंबर आपको दे सकता हूँ, उससे बात करो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ये ऑप्शन मांगने के आप कैटेगरी में अभी खड़े हो। आप बस ये बोलो कि मुझे इतने पैसे में क्या मिलेगा। 3 करोड़ वाला तो गरीब हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे यही हो चुका है कि इतने पैसे में आपको क्या मिलेगा ये आपको सर्च करना है, बिकॉज वहाँ पे ये कैटेगरी, मतलब जैसे आपने बोला कि मिडिल क्लास वाला, तो वो खत्म ही हो चुका है उस रोड पे, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही कमाल है भाई। एक देश का ऐसा एक्सप्रेस वे है जो 16 लेन का है, ठीक है, और सिर्फ एक्सप्रेस वे नहीं है, वहाँ पे पूरा नया ड्रेनेज सिस्टम बना है, वाटर पाइपलाइन डली है, गैस पाइपलाइन डली है, और हर एक चीज़ तो नहीं है ना वहाँ पे। हॉस्पिटल नया है, स्कूल्स नया है, कॉलेजेस नया है, वहाँ पे ग्राउंड्स हैं, और ये और महंगा होता चला जाएगा,
क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखो यशोभूमि तो बन ही रही है और द्वारका से ज़्यादा दूर तो है नहीं, एयरपोर्ट तो कनेक्ट हो ही है। यशोभूमि सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है अपने देश का, ठीक है जी। सामने भारत वंदना पार्क भी बन रहा है वहीं पे, ठीक है। ओमेक्स एक अपना क्रिकेट ग्राउंड लेके आ रही है, एक मास्टर प्लान ओमेक्स ने दिखा रहा है, जो कि द्वारका में वो अपना क्रिकेट ग्राउंड लेके आएंगे और बहुत सारी टाउनशिप लेके आ रहे हैं, और प्लस एयरपोर्ट तो और भी पास आ जाएगा आपके द्वारका से। उसके बाद एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी रहेगी कितनी गई, या गुड़गांव से कनेक्टिविटी रहेगी कितनी गई। सही बात है। तो यस, अगर आपका सवाल ये होगा, जो कि मैं खुद से ही बना लेता हूँ कि अगर एनसीआर में सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ सिटी कौन सा है, या कौन सी ऐसी सिटी है जो हमारे आपके जैसे मिडिल क्लास के रीच के बाहर है और बाहर होता चला जाएगा, वो गुड़गांव है भाई। वो रुकने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई देखो जेवर एयरपोर्ट बन जाएगा, जेवर एक्सप्रेसवे बन जाएगा, तो उसकी स्पीड में कमी आएगी नहीं जी, क्योंकि कोई भी कंट्री अपने राजधानी से एयरपोर्ट नहीं हटाएगी 100%। राजधानी है दिल्ली है, और दिल्ली से बेहतर कनेक्टिविटी है गुड़गांव की, और गुड़गांव में आने वाले टाइम में चीज़ें और बढ़ती चली जाएंगी, और जैसे जैसे बढ़ती चली जाएंगी तो महंगी होती चली जाएगी। तो रुकने वाला अभी तो मुझे नहीं लगता, थोड़ा सा स्लो हो सकता है, आई कैन से दैट, स्लो हो सकता है, बट आई डोंट से कि मुझे लगता है कि वो स्टॉप हो सकता है। भाई मेरे से ना एक सवाल और है, लास्ट इसको लास्ट रखेंगे। अगर आपको अपने एक्सपीरियंस से, जितना भी आपने अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे इंडिया का कवर किया है, आपको 2-3 जगह किसी को, इन्वेस्टर को, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, विदाउट एनीथिंग कि यहाँ करना चाहिए वहाँ करना चाहिए, आप ऐसी कौन सी 2-3 जगह बताना चाहोगे उस इंसान को कि यार यहाँ पे आज आपको इन्वेस्टमेंट देखनी चाहिए, आपका पैसा यहाँ ग्रो करेगा? एक तो दिल्ली मास्टर प्लान है, ओके, सबसे नंबर 1, क्योंकि दिल्ली का आखिरी मास्टर प्लान है। ठीक है, इसके बाद दिल्ली में प्लान नहीं है। ठीक है। तो अगर कोई इन्वेस्टर देख रहा है तो उनको दिल्ली के मास्टर प्लान पे एक बार जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखो भाई राजधानी है, उसके आसपास आपके पास पीस ऑफ लैंड होना ही बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ठीक है। और इसके बाद कोई ऐसी जगह बचेगी नहीं इस मास्टर प्लान के बाद कि जहाँ पे दिल्ली में लैंड अवेलेबल हो। Okay. जो भी अगर रीडेवलपमेंट आएगा कि इस सोसाइटी को तोड़ के या इस जगह को तोड़ के हम रीडेवलप कर रहे हैं, ठीक है। सरकारी जो भी आए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप मेरे से पूछोगे तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जो धोलेरा है, जो कि गुजरात में आता है, अहमदाबाद के जो पास है, वो एक ऑप्शन है, वहाँ भी लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए। और प्लस अपना ये जो एनसीआर है वो तो है ही, नो डाउट, विदाउट डाउट, तो ये है। और बाद बाकी जैसे आप मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर ये सब देखोगे तो ये ऑलरेडी मार्केट में तो ये प्लेस करती है, पर मुझे लगता है कि ये अगर आप देख लो तो ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मुंबई मैंने इसलिए रिकमेंड किया भाई, वो वैसे भी पॉपुलर वो तो अलग क्लास है, तो उसको तो मैं यहाँ पे रेफर नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये 3 जगह हैं जहाँ पे हर लेवल के लोग इंटर कर सकते हैं, जो एक मिड लेवल, हाई लेवल, मतलब आप कर सकते हो। क्योंकि एनसीआर में ऐसा नहीं कि हर जगह महंगा है, या दिल्ली में भी ऐसा नहीं है कि दिल्ली का पूरा मास्टर प्लान में हर जगह ही महंगा है, या धुलेरा भी ऐसा नहीं कि हर जगह महंगा है। बट हाँ, ये ऑप्शन है जो कि एक्सप्लोर कर सकते हो। चलो ठीक है, इस पॉडकास्ट में यही अलविराम लगाना चाहूँगा, बिकॉज मुझे मेरे दिमाग में और भी 40 क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि टाइम लिमिट है। बाकी हाँ, ये ज़रूर है कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे फॉर श्योर। एंड आई वुड वांट माय ऑडियंस के वो आपको बुलाए, इस बार आपके चैनल पे जाके बात करें कि हाँ भाई पॉडकास्ट में जाओ, नेक्स्ट पॉडकास्ट हम तभी करेंगे। तो आप लोग जाओ, अगर आपको ये समझ आया तो आप लोग भाई के चैनल पे जाके बोलो कि भाई पॉडकास्ट पे कब जा रहे हो। मैं ट्राई पक्का करूँगा, क्योंकि देखो मैं आपके ऑडियंस या जो फॉलोअर्स, चाहे वो मेरे हो या आपके हो, मैं उनकी बातों को तो बिल्कुल नहीं काटता, क्योंकि हम और आप जो भी हैं उनकी वजह से, ये मैं 100% मानता हूँ। आई एम नॉट बिकॉज ऑफ क्योंकि मैं RS लाइव हूँ या मुझे बहुत नॉलेज है, मुझे पता है कि जो कैमरे के पीछे जो लोग या वीडियो जो देख रहे हैं वो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको ज़्यादा पता है, बहुत ज़्यादा तजुर्बा भी है। तो यस, उनके रिक्वेस्ट को ऑफकोर्स मैं बिल्कुल सुनूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके साथ फिर से ज्वाइन करूँ, एंड फिर हम फिर से बात करेंगे। इस बार हमने एनसीआर पे बात करी है, नेक्स्ट ईयर कंट्री पे बात कर लेंगे। बिल्कुल, एंड आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। चलिए, इस पॉडकास्ट में हमने बात की मेजॉरिटी दिल्ली और एनसीआर के इंफ्रा के बारे में। अगर आप चाहते हो कि आने वाले पॉडकास्ट में हम पूरे इंडिया का इंफ्रा कवर करें और ऐसी और सिटीज़ कवर करें जहाँ पे रियल एस्टेट के प्राइसेस और बढ़ने वाले, देन कमेंट डाउन बिलो। एंड अगर आपको इंफ्रा से रिलेटेड वीडियोस देखने का शौक है, देन यू कैन गो एंड चेक आउट RS लाइव यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल। एंड रियल एस्टेट के लिए तो हम आपके लिए हैं ही, तो इस चैनल को जितने भी लोगों के साथ हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सो दैट हमको पता लगे कि हम और क्या चीज़ों में आपकी आने वाले टाइम में हेल्प कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भूमि, जय भारत।